अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल जो है सेनेट और नेशनल असेंबली से पास हुई है तरमीम, 21वीं तरमीम, और इसके बाद जो आर्मी अमेंडेड एक्ट था 2015 का वो भी कल जो है पास हो गया है। लेकिन कल भी हमने देखा था इस पर यूनानिमसली पास हुआ था, लेकिन तीन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF और जमात इस्लामी जो है उन्होंने या तो हिस्सा नहीं लिया या एब्सटेन किया। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा जहां हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है सबसे ज्यादा, अभी भी मेरे पास जो आज की रिपोर्ट पड़ी हुई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की, उसमें यह बताया गया कि कराची और पेशावर में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई है 2014 में। तो तीन जो बड़ी जमातें जो कल वोट नहीं दिया जिन्होंने इस बिल पर, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। हुकूमत में तो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मौलाना साहब की अपनी पार्टी जो है, फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी जो है, वो खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस पूरे बिल से अब बाहर होगा? क्योंकि कल ये भी इम्कान है कि JUIF जो है वो दूसरी जो मजहबी जमातें हैं, सियासी मजहबी जमातें, उनको इकट्ठा करके इसके खिलाफ कैंपेन भी शुरू करने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत भी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल कह दिया था कि जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाया गया तो 18 तारीख को हम इकट्ठा होंगे, और अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि मुझे कहना पड़ेगा जो है वो फिर सड़कों पर निकल सकते हैं। आज की इंपॉर्टेंट एक बात यह भी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक नुक्ता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो बाकी 19 नुकात हैं उन पर कितना काम हो रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस एक मिलिट्री कोर्ट से दहशतगर्दी को काबू नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से आज एक छोटा सा शॉर्ट में सुनवाना चाहूंगा। बात की थी चौधरी निसार अली साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी और नाम से काम कर रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भी टेररिस्ट रिलेटेड हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई, खास तौर पे पंजाब में और KPK में खास तौर पे। बाकी सूबे थोड़े से सुस्त रवि का शिकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तेजी आई। जी, तो वो कह रहे थे कि जो बैंड तंजीमें हैं उनके खिलाफ भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरे जो सूबे हैं वो इसमें अभी तक सुस्त रवि से काम ले रहे हैं, लेकिन उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तमाम इशूज पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नबील गबोल साहब ने। नबील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आप भी तशरीफ लेकर आए। और हमारे साथ लिंक पर मौजूद होंगे तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक साहब, ये जो कल बात की है सेनेट में वजीर आजम साहब ने कि 2 साल में ये जो दहशतगर्दी का गंद है इसको मुल्क से साफ कर देंगे, ये रियलाइजेशन है कि ये सिर्फ दहशतगर्दी जो है वो इन ATC कोर्ट्स जो है या मिलिट्री कोर्ट्स है उनसे नहीं खत्म होने वाली, इसके लिए जो दूसरे 19 नुकात हैं उन पर भी तेजी से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है? देखें, कल जो चूँकि बिल पास हो रहा था वो उसमें ज़्यादा एम्फेसिस जो था मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर था, या कोर्ट जो आइन में तब जो हमें अमेंडमेंट लेके आनी थी उस पर था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 19 नुकात हैं जिस पे सारे लोग एग्रीड हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए भी अलहदा जो है हमने वर्किंग ग्रुप्स बना रखे हैं, उसके ऊपर आज भी बात हुई है, आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात हुई है। हमारा रिजॉल्व और कमिटमेंट है कि उसमें सारी चीज़ें जो हैं जिसमें आर्म मिलिशियाज़ की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग है, इसकी मदरसास की मॉनिटरिंग है, इसके फंडिंग की बात हो रही है, मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। ये एक टोटल पैकेज है जिस सब पार्टीज़ ने मिलके जिसको डिस्कस किया था और जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन देखिए, मैंने अभी कहा तारिक साहब कि कल इस पे जो मिलिट्री कोर्ट्स पे तो पहले इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन जब इसका ड्राफ्ट आया तो जमात इस्लामी, JUIF ने जो है इसकी मुखालफत की, लेकिन वोट का वक्त हुआ तो उस वक्त एब्सटेन किया उन्होंने। मदरसे के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि ये मसला उस वक्त तो ऐसा लग रहा था तय पाया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं, फिरकावारी को बीच में क्यों ला रहे हैं, दहशतगर्दी को आप ओवरऑल देखें। तो इस पर तजाद तो अभी से आना शुरू हो गया है। देखें, कुछ लोग, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद अपने सियासी मफाद को, कौमी जो यकजहती का जो हमने मुजाहरा किया था उस पर फ़ोकियत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये जो थोड़ी सी मुखालफत हो रही है उसमें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कोई इतनी बड़ी मुखालफत की बात नहीं है। 1-2 अल्फाज की बात हो रही थी, जमात इस्लामी ने अपनी अमेंडमेंट मूव की थी नेशनल असेंबली में। अफसोस की बात है कि वो उन्होंने अटेंड नहीं किया सेशन। अगर वो आते और उस पर जब उनका नाम पुकारा गया था उसको मूव कर सकते थे, उस पर बहस हो सकती थी, वहाँ पे भी अमेंडमेंट आ सकती थी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आए। बहरहाल एक इंटरनेशनल एक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ वोट नहीं देते तो आप समझा जाता है कि आप उसके हक़ में जा रहे हैं। इस तरह मैं नहीं समझता कि PTI वाले इसके अगेंस्ट है। वो तो बड़ा क्लियरली बयान दिया अपने इमरान खान साहब ने कि हम इसके हक़ में हैं, और उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसके उन्होंने इसकी मुखालफत कर रहे हैं।
नबील कबूल साहब, आपकी साबका पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा 21वीं तरमीम के बाद जो है पार्लियामेंट ने अपनी नाक कटवा ली। कल रजा रब्बानी साहब भी हम देख रहे थे कि आप दीदा हो गए थे बात करते हुए, कहते हैं बड़ा शर्मिंदगी हो रही है मुझे ये करते हुए। तो कहीं ना कहीं इफ एंड बट्स की आवाजें अभी भी आ रही हैं और कुछ पार्टीज तो जो है वो अब इसके हक में भी नहीं जा रही हैं, तो ये तजाद तो अभी तक शुरू हो गया। नहीं शहजाद, जहाँ तक बिलावल की स्टेटमेंट है, उनकी पार्टी ने तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बी टीम की तरह इस बिल को पास करवाने में अहम किरदार अदा किया है। बल्कि मुझे ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी ने ख़ुद जो है मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर चंद पार्टियों को जो नाराज़ थे या जो नहीं इस बिल को पास करवाना चाह रहे थे, उनके साथ भी जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और ख़ुद जरदारी साहब ने भी जो है ख़ुद पर्सनली जो है रोल प्ले करके इस बिल को पास करवाया। मैं समझता हूँ कि देखें, मिलिट्री कोर्ट्स की इम्पोर्टेंस का तो पता चलेगा जब केसेस जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। सबसे अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान में यही है कि जो शख्स 50-50 कत्ल करके जेल से 6 महीने के बाद छूटता है और फिर उसकी रिएक्शन में आप देखें कि कोई भी जज जो है इनके टेररिस्टों के केस को लेने के लिए तैयार नहीं है। फांसियां जो है 20-20 साल से नहीं हो रहे, 20-20 साल से जो है वो जेल में सड़ रहे हैं जितने भी दहशतगर्द हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया। हमने इनिशियली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसके हक में नहीं थी। हम इसके हक में थे ना, कुछ पॉइंट्स के कुछ क्लॉज के हक में नहीं थे, वो हमने बैठ के वो क्लॉज डाले। देखें, शुरू में खुद आपने देखा कि जरदारी साहब ने जब स्पीच किया 9 डेरों में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो हम फेस करें, मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब खुद जो है फेस करें मिलिट्री कोर्ट्स। और लोगों को खुद ये जो पार्टीज हैं इनको खदशात थे कि कहीं ये इसको पॉलिटिकली यूज नहीं किया जाए। जिस तरह वो चीज खत्म हो बहस हुई है और इसके बाद चले हम कह सकते हैं कि असेंबली में तो इत्तेफाक हो गया, जो पार्टीज वहां पे मौजूद थी। आपको लगता है कि जो दूसरे अहम नुकात हैं उन पर भी इसी स्पीड से काम होगा या फिर सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए हम दहशतगर्दी को काबू करने की कोशिश करें? देखिए, अगर गवर्नमेंट इतनी सिंसियर होती बाकी नुकात के ऊपर तो उसको भी जो है साथ ही इसी बिल के साथ साथ इसको भी क्लियर कर लेती। लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी में है, क्योंकि 19 नकात का मतलब ये है कि आप 19 महीने इंतज़ार करें। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए बहुत जल्दी में थी, जो कि उन्होंने आपने देखा एक दूसरे दिन जो है पास कर ली और सेनेट से भी उसी दिन पास कर ली। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी यानी जल्दी में थी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो है पास हो। बाकी जो 19 नकात हैं जो कि आरिफ अलवी साहब उस मीटिंग में थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनको ज़्यादा पता होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। मुझे ये भी अफसोस है कि PTI के मेंबर्स जो है वो उन्होंने जो है वहाँ पर मीटिंग में जो है हिमायत का इज़हार किया इस सारे जो है क्लॉज बाय क्लॉज एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये असेंबली में आके बिल पास करने में इन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपनी पार्टी की पॉलिसी है इनकी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेशर था कि मतलब आ जाते एक दिन के लिए वोट पर। ये नुकात जो हैं ये यकीनन पार्टी के सामने नहीं आए, ये सिर्फ असेंबली में आए। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया APC में, जिसमें मैं भी बैठा था। मौक़िफ़ ये अख्तियार किया था कि ये आर्मी एक्ट के अंदर अगर इस बात को भेज दिया जाए कि जी फौजी अदालत ट्राई कर सके तो ये काम चल जाएगा, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमें सारे वकला ने बताया, हर तरफ से फरोग नसीम साहब ने भी और हामिद खान साहब ने भी और सब ने, सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी अगर ये बगैर आईनी प्रोटेक्शन के गया। ठीक है जी। अच्छा, हमारा चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। आज चैलेंज तो वो भी हो जाएगा, अमेंडमेंट भी चैलेंज हो जाता, आर्मी एक्ट की तरमीम भी चैलेंज हो जाती हमारी पार्टी का। और हमने इमरान खान साहब से ये बात तय की थी जब वो दूसरे दिन जा रहे थे, तो उससे एक दिन पहले ये बात तय की थी दूसरी APC में। हमने ये तय किया था कि जनाब आप वो अपनी पोजीशन रख दीजिएगा जो पार्टी की है कि आर्मी एक्ट को तरमीम करो, अमेंडमेंट नहीं लाओ। अगर चैलेंज होगा तो अमेंडमेंट ले आना। अच्छा, मगर हमने ये भी कहा कि मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है कि वहाँ आप अकेले इस बात को अपोज नहीं कीजिएगा। अगर बाकी सब पार्टीज इंसिस्टेंट हैं कि नहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप भी इस बात की हिमायत कर दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मजहबी तंजीमों को जिस बात से शिकायत थी, ये बड़े गौर से सोचने की बात है। ये मामला है ख़तरनाक इस वजह से है कि आपने कंसेंसस तलाश किया। आपको काउंटर नैरेटिव के एतबार से मजहबी जमातों की ज़रूरत पड़ेगी। काउंटर नैरेटिव, ठीक है ना जी। काउंटर नेगेटिव, अगर सेकुलर काउंटर नैरेटिव रखा जाएगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, कम से कम दहशतगर्दों के और उन तंजीमों की नज़र में, या जिस पॉपुलेशन को वो कोर्स करते हैं या अपने साथ ताउन कराते हैं। तो लिहाजा हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है।
कहीं ऐसा ना हो। इस ड्राफ्ट से शिकायत आपको भी है? नहीं, इस ड्राफ्ट मुझे शिकायत यह है कि अभी आपने क्या कहा, अभी आपने शुरुआत में क्या कहा, आपने कहा कि पेशावर और कराची में सबसे ज्यादा वाकयात दहशतगर्दी के हुए हैं। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि दहशतगर्दी के एतबार से अगर आप ये लेबल लगा देते हैं कि सिर्फ इस किस्म का दहशतगर्द मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा तो यू आर ड्राइविंग अवे। तो इसीलिए जरूरी था ना कि आप उस वक्त होते हैं नेशनल असेंबली में, ये पॉइंट्स रेज करने के लिए। मैं सुनिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, ये बात हाँ या ना, देखिए आप अपनी बात कर लो फिर मैं कर लूँ। आरिफ साहब से मुझे इतना आपसे पूछना है कि एब्सेंस में हाँ या ना शुमार किया जाए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे बगैर सवाल किए हुए आपसे हाँ या ना ले लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। मैं सवाल करूंगा, आप कहेंगे वजाहत करो, फिर मैं हाँ या ना कोई उसके बाद होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त भी हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि दहशतगर्द को क्वालिफाई नहीं करो, ठीक है ना। अब हुकूमत ने जल्दी में, हुकूमत मुख्तलिफ प्रेशर्स के अंदर बात कर रही थी, हुकूमत ने जल्दी में ये बात की है और ये एश्योरेंस मिल जाना कि जी इसमें सियासतदान नहीं ट्राई होगा, तो एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट में जिसमें ये भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, हमें एश्योरेंस मिला था कि जी कभी भी नहीं इस्तेमाल होगा। और जो पहली एपीसी के अंदर 5 ऐसे दहशतगर्द बैठे हुए थे एपीसी के अंदर जिनको इश्तिहारी दहशतगर्द करार दिया गया था, वो मैं था, इमरान खान साहब थे, जहांगीर तरीन थे, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक। तो लिहाजा वो एश्योरेंस जो 6 महीने पहले दिया गया था वो 6 महीने में वाइप आउट हो गया। तो एश्योरेंस डजंट कैरी एनी वेट। असेंबली में क्यों नहीं गए? इस बात पे क्यों नहीं आप लोगों ने कहा कि जाके वोट कर देते हैं, वोट करके बाहर आ जाएंगे वापस? देखिए, असेंबली में इसलिए नहीं गए कि हमारे दूसरे इश्यूज हैं। एक तो हमने इतना कोऑपरेशन दिखाया है ना कि चलो उनको हमारे वोट्स की जरूरत नहीं, हमने कहा वी आर एग्रीड ऑन दैट। हमारे बाकी इश्यूज के ऊपर तो बहुत बड़ी कहानी है। ये एतराज जो है मजहब और फिरके के नाम पे, ये जमात इस्लामी और जेयूआईएफ ने तो रजिस्टर करवाया, आपने अब करवाया, ये आप नहीं, मैं इस वजह से आप कह रहा हूं क्योंकि उस दिन जब एपीसी हुई थी तब ये बात नहीं आया था, नहीं आया था। तो मैं अभी एतराज कर सकता हूं, जब क्यों कर सकता हूं, और गैर जिम्मेदार क्यों? आपको मालूम है जब बुश ने जंग की तो सारी दुनिया इस्लाम ने समझा कि ये इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस जगह, इस काम के अंदर आपको मजहबी जमातों की जरूरत है, लिहाजा आप फूंक फूंक कर कदम रखें। हैं वो तैयार हैं इस बात पर कि दहशतगर्द चाहे जिस मदरसे में हो वो दहशतगर्द है। जब ये बात हो गई तो लिहाजा फोकस इस तरह से रिलीजियस टेररिज्म पर नहीं किया जाए, हर टेररिज्म। और मैं समझता हूं कि अजीम साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दहशतगर्द जो कराची और पेशावर की अमवात गिनती में बराबर। अगर ये इत्तेफाक करते तो कल मेरे ख्याल से जब गुफ्तगू हो रही थी तारिक अजीम साहब, जब वो बता रहे थे इसाक डार साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की, जब इस पर डिबेट जारी थी, डिस्कशन हो रही थी, तो उस वक्त पता चला कि जो है गिनती, वोटिंग की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो एक सवाल तो ये है कि इसको क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखा गया और हटाया क्यों नहीं गया? और अब जैसे आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, जो काउंटर नैरेटिव देने के लिए आपको इन पार्टीज की सियासी मजहबी पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि कौमी यकजहती जिसका मुजाहरा किया गया दोनों तीनों एपीसी में, उसको बरकरार रखा जाता। और वहाँ पे जो बात हुई थी उसके अंदर, कमरे के अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की। और ये भी आपको बताता चलूँ कि टॉप क्रीम जो थी ऑफ लीगल फर्टर्निटी, वो लोग उसमें शामिल थे। इनके वकला ने इस पर बखूबी देखा, किसी ने उस वक्त रेज़ नहीं किया। बाद में जो ख़त्म हो गए लास्ट वीक, जो फ्राइडे को हमारा सेशन हुआ था, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें सामने आई। हमने कुछ 1-2 चीज़ें बीच में डाली भी हैं। अगर उसमें कोई एक बात रह गई, एक अल्फाज की बात हो रही है, रिलीजन और सेक्ट की बात हो रही है, इसको भी देखा जा सकता था। जैसे जमात इस्लामी ने अमेंडमेंट मूव की, लेकिन अंदर जाके उन्होंने उसको मूव नहीं कर सके बिकॉज वो प्रेसिडेंट नहीं थे। क्या ये अच्छा होता कि चीज़ें जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे वहाँ पे रेज की जाती? हो सकता है उस वक्त उनकी अमेंडमेंट पास हो जाती एंड इट वुड हैव फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट बिल। तो ये नहीं हो सका। अभी मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। और नबील कौल साहब, दूसरी बात मैं कहता चलो, नबील कौल साहब ने बात की कि वो बाकी 19 चीज़ को क्यों नहीं छेड़ा गया। उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें कोई नई लीगल लॉ या बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पर कोई अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। वो चीज़ें तकरीर में ये कहा है कि हमें मजीद कवानीन बनाने की ज़रूरत होगी। ये एक वाहिद अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट हो, इन फुल स्पिरिट के साथ इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल लाई जाएंगी, अमेंडमेंट लाई जा सकती है, कानून में चेंज लाई जा सकती है, या नया कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद हम आएंगे अपनी दूसरी डिस्कशन का भी, लेकिन 1-2 सवाल है नबील कबूल साहब मैं आपसे पूछूंगा, और इसके बाद फिर रिगिंग वाले इशू पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि हम फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं अगर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं हुआ। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे हम, क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है नबील कबूल साहब के मजहब और फिरके के हवाले से जो दहशतगर्दी होगी वही इसमें आएंगे, अगर यही मतलब है ना आरिफ अलवी साहब, यही बात कही गई। तो अगर आप तो इसके आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कराची में जो इस वक्त दहशतगर्दी हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि फिरकावारियत की वजह से या मजहब की वजह से, लिसानी वजह से भी हमने देखी है। लियारी में जो आपका हल्का रह चुका है पहले, वहां पर भी हम देख रहे थे कि जिस तरह की दहशतगर्दी है, तो वो तो मजहब से और फिरके से ताल्लुक तो नहीं है उसका, तो फिर वो क्या इसमें नहीं आएगा दहशतगर्दी में? देखिए, मैं पर्सनली अगर आप मेरा व्यू लें तो बिल्कुल दहशतगर्दी में आएगा, क्योंकि आप देखें कि लियारी में, कराची शहर में, वहाँ पर भी एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि वहाँ पर जो गैंग वॉर्स के क्रिमिनल्स हैं उन्होंने सर काटे हैं लोगों के और उसके साथ फुटबॉल खेला है, और उसके वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वहाँ पर लियारी के अंदर आज ऑपरेशन हो रहा है। आज आप देखें कि हालात ये है कि इस वक्त तक भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ये दहशतगर्दी एक्ट लगना चाहिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि जो खदशात थे पीपल्स पार्टी को, दूसरी जमातों को, मैं समझता हूँ वो यही खदशात थे कि उसमें एक क्लॉज, उसमें एक वर्ड था कि एनी टेररिस्ट में, तो फिर ये कि बहुत बड़ा एक तो अच्छी बात है ना, अगर कोई सियासी जमात उसका मिलिटेंट विंग हो, वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, कोई भी शख्स हो, तो उसको आना चाहिए ना। सियासी जमात की नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी पागल हो जाता है और वो दहशतगर्दी करता है तो मैं समझता हूँ वो भी उस एक्ट में आ जाना चाहिए। एनी टेररिस्ट आप कह रहे हैं कि इसीलिए नहीं रखा गया ताकि सियासतदानों को एक कंफर्ट लेवल मिल जाए। नहीं, मैं ये सब कि जो खदशात थे सियासी पार्टीज के लोगों को, देखे हमेशा ये होता है कि लोग कहते हैं ये मिनी मार्शल है। आपने देखा कि आज जिस तरह बिलावल का भी स्टेटमेंट आया, रजा रब्बानी ने जो स्टेटमेंट दिया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये मिनी मार्शल है, जब मिलिट्री कोर्ट्स मार्शल में ही लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो खदशात को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है वो अलग होते हैं कोर्ट्स, अगर जमहूरियत में असेंबली के थ्रू हो तो वो एक अलग बात है। इससे जमहूरियत मजबूत होती है कि ये नहीं होना चाहिए कि जी ये दीनी, ये जो बात कर रहे थे आरिफ अलवी साहब के, जी मदरसों को या दीनी जमातों को हम दीनी जमात हम नहीं कहते, दीनी जमात सारे इसमें जो है सियासी मजहबी पार्टीज हैं वो इसमें नहीं आएंगी। जहां तक 3 इनकी जो केपीए 3 बड़ी जमातें हैं सब एब्सेंट रहे, तो मैं समझता हूं पर्सनली, देखें हर इंसान को अपनी भी जिंदगी प्यारी है, हमें भी अपनी जिंदगी प्यारी है। हम पर जितने हमले हुए ना कराची में, किसी भी जमात पर नहीं हुए जितने कराची पे हम पे हुए, और इस वक्त भी सबसे ज्यादा जो टॉप हिट लिस्ट पर है वो हम लोग हैं, जो एमक्यूएम के एमएनएज एमपीएज हैं हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने इस बिल की हिमायत की। और सब तारिक साहब, ये जो सियासतदानों की एक थी शिकायत कि कहीं ये ना हो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, तो ये जो इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, इसको सिर्फ महदूद रखा गया है फिरकावारियत और जो है मजहब के नाम पे अगर कोई दहशतगर्दी करता है तो वो इसलिए है ताकि सियासतदानों को एक कंफर्ट लेवल मिल जाए। तो जो लियारी की दहशतगर्दी है उसका क्या होगा फिर? देखिए जी, हर केस जो है, केस टू केस जो डिसाइड करेगी वफाक, केयरफुली स्टडी किया जाएगा। जैसे बात की जा रही कि हार्ड कोर क्रिमिनल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की कि जेट ब्लैक जो होंगे केसेस, उन्हीं को वहाँ भेजा जाएगा। सियासी जमात का कारकुन हो या कोई और किसी किस्म की, कोई किसी ने कत्ल कर दिया है किसी वजह से, घरेलू हमारे तनाज़ात होते हैं, ज़मीनों के मसले होते हैं, उनको उसकी बात हम नहीं कर रहे, उसके लिए आर्मी कोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये तो सिर्फ वो बात हो रही है कि जो कि एक दहशतगर्द हैं और उनका हार्ड कोर दहशतगर्द जिनको कहा जा सकता है, खुद से जरूरी है कि वो दहशतगर्द जो है मजहब का नाम लेके ही कत्ल गारत कर रहे हो, ये सवाल है ना? नहीं, देखें जहाँ पे जो भी दहशतगर्द है जो अब कत्ल करता है और एडमिट करता है, मानता है कि मैंने कत्ल किया है और उसकी वजह भी बताता है क्यों वजह मैंने कत्ल किया है, तो उसको तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो कोई शक व शुबा की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई डर है किसी को तो उसी वजह से उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं बड़ा सोच समझ के डाली गई हैं, हर चीज़ को एक एक लफ्ज़ को बड़ा सोच समझ के उसमें हमने इस्तेमाल किया है कि कोई ऐसा बंदा या कोई सियासी कारकुन ये ना समझे कि इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर केस को डिसाइड किया जाएगा ऑन मेरिट। ठीक है जी डॉक्टर साहब। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने खुद इतनी सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर ली जिसमें आर्गूमेंट वीक हो गया। आपने कहा सियासी जमातों के एतबार से उनको कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, ये जो मजहबी सियासी जमातें हैं, ये तो मजहब से ताल्लुक है ना, इनका कंफर्टेबल की अहमियत कोई नहीं है। वो है बिल में कि इनके खिलाफ नहीं होगा। नहीं, इनके खिलाफ नहीं होगा तो क्या मतलब हुआ? यानी ये कि मजहबी टेररिस्ट होगा यहाँ पर ट्राई, और जो सेकुलर टेररिज्म है जो जिस बुनियाद पर भी कर रहा है, जिसका इन्होंने बताया, और एक वाकया ये बीच में बता रहे थे, शायद भूल गए, इन्होंने कहा कि जी वो लियारी के अंदर 4 खंभों पर गर्दनें लटकाई गई।
है ना, वो दहशतगर्दी में के जमरे में क्यों नहीं आता? यार मुझे कोई एक सवाल बता दे, लेकिन वो ट्रायल उनका 150 क्यों नहीं होगा? वो ATC में आप ये बताओ ना, ये बताओ, में। ये दहशतगर्दी है। 150 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग कराची में मारे गए, 3000 लोग मारे गए सिविलियंस कराची के अंदर। तो मेरी समझ में नहीं आया। सुने, एक तो ये बात है कि मेरी समझ में नहीं बात आता कि दहशतगर्द है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे जिस तरह से भी हो। एक बात। दूसरी बात ये कि अब जब कानून पास कर लिया तो मजहबी जमातों को एहसास हुआ कि यार ये हो गया, ये इनको खुद ही पहले से भी केयरफुल होना चाहिए। सर वो कहते हैं आपकी तरह कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा था। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप भी असेंबली में होते तो बेहतर होता। अगर वो असेंबली में होते, वो तो हम तो असेंबली में दूसरी वजह से बाहर हैं, वो तो इस वजह से बाहर है, वो तो इसीलिए नाराज थे, तो बात कर रहे थे इस पे कि इसको हटाया जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस जंग को मजहबी जमातों के बगैर आप लड़ नहीं सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। यू हैव टू टेक योर स्टेप्स बैक अ लिटिल बिट, ताकि ये फोकस ना लगे कि जी दिस इज टारगेटिंग देम। उनको एहसास हो गया ना, चलिए कानून का मकसद नहीं था, परसेप्शन तो हो गया ना। ठीक है, तो आपने, मैंने भी पूछा, नबील साहब ने भी कहा, आपके असेंबली से बाहर रहने की वजह जो है वो हम सब जानते हैं। ठीक है, जुडिशियल कमीशन खान साहब ने कहा है कि कल बना दिया जाए। मैं सुना दूं, इस मामले में हमने सपोर्ट किया, इस मामले में सपोर्ट किया। सुना दे, कल इमरान खान साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, मैं तो क्या कहा था उस वक्त? तो NA-22 में 30,000 बोगस वोट निकली है। 25 पोलिंग स्टेशंस के अंदर आप जरा इनको अब दिखाएंगे कि मुख्तलिफ रंग के पोलिंग बैलेट पेपर निकले हैं। बैलेट पेपर का रंग ही मुख्तलिफ निकला और साइज मुख्तलिफ निकला। और उसके बाद फिर 18 को मैं ऐलान करूंगा और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें फिर निकलना पड़ेगा सड़कों पे। सर दो तीन बातें हैं, कल PMLN के लोग हमसे भी क्वेश्चन कर रहे थे प्रोग्राम में कि एक तो खान साहब ने रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो आने से पहले ही उन्होंने कह दिया 30,000 वोट जो है इसमें बोगस है, पेपर जो है उनके पास कैसे आया, बैलेट पेपर, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, किस तरह है NA-122 के पेपर्स, किस तरह आपके हाथ लगे? एक सरकारी अफसर जो है, सरकारी बंदा हु वांट्स हिज नेम लिमिटेड, उसने शोएब सिद्दीकी साहब को जाकर दिया। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था NA-250 में, आपको याद है? NA-250 में मुझे मोहरें लाकर दी गई, मोहरें जो स्टैम्प करते हैं और सब कुछ, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये इलेक्शन कमीशन को मैंने जमा करा दी। तो ये आ सकता है। मैं दूसरी बात आपसे, ये NA-122 के बैलेट पेपर थे उनके हाथ में, किसी ने लाके दे दिए, किसी और के नहीं थे। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, नहीं गलत बयानी कौन कर रहा है NA-122 पर? आप लोग कर रहे हैं, हुकूमत मैं इस गलत बयानी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो सिर्फ मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत कर रही है, गलत फहमी हो सकती है, गलत बयानी हो सकती है, लेट मी नॉट ब्लेम पीपल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30,000 वोट ऐसे हैं, 30,000 जिनके काउंटर फॉइल पर वो इलेक्शन लॉज के एतबार से वो वोट जायज ही नहीं हो सकते। अब ये दूसरी बात है कि पढ़े किसको, मगर इस सारे काउंट के अंदर 30,000 वोट्स वो हैं जिनके काउंटर फॉइल पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के न तो वो जायज नहीं होते, वो नहीं हो सकते। मगर आप समझ रहे हैं, टोटल काउंट में नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। मगर 30,000, मगर सुनो ना, आप बात समझ लें जरा सा। देखो, ये बैलेट पेपर होता है, काउंटर फॉइल होता है और बैलेट पेपर होता है, ठीक है ना? अच्छा, काउंटर फॉइल के पीछे कानूनन जरूरत है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे और मोहर होगी। सही है। अच्छा, बैलेट पेपर दे दिया गया इनको, इन्होंने जाकर वो कास्ट कर दिया, अब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसको गए। मगर ये 30,000 ऐसे काउंटर फॉइल्स हैं जिनके पीछे दस्तखत। तो ये धांधली तो नहीं हुई ना, ये तो बेजाब्तगी में आ गया ना भाई साहब। और कैसे होती है धांधली? नहीं तो आपको कैसे पता वो इमरान खान साहब? मुझे क्या मालूम, अगर इसका मतलब 30,000 तो बोगस है ना वहां पर। बोगस है लेकिन धांधली तो नहीं है ना। अरे भाई साहब, फिर क्या है ये? इंसाफ किसके हक में गया है? ये जायज वोट्स हैं? नहीं, जायज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं गलत है ना, बोगस है जी, बोगस है। मेरा ख्याल वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे काउंटर फॉइल्स वहां रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 3 बातें मैं सिर्फ आपसे करूंगा। ऐसे काउंटर फॉइल्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जिनके पूरी किताबों के नंबर 1 हैं, यानी 10,001 से लेकर 20,000 तक ये किताब है, वॉटेवर, और 10,001 से लेकर 20,000 तक ये किताब है, डबल नंबर्स के साथ आगे। ये गड़बड़ नहीं है? बहुत बड़ा गड़बड़ है यार। मैं इस पे बात करता हूं। जी, तारिक अजीम साहब इस पे कमेंट करेंगे और नबील गबोल साहब के भी बड़े ज्यादा लाखों में वोट थे इनके भी, और बड़ी जल्दी गिनती हो गई थी, तो इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या साइंस है। ये फैक्ट बात है ना, साइंस क्या है इलेक्शन की, जरा नबील गबोल साहब बेहतर हमें बता सकेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब, आपने सुना आर्गुमेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का? दोनों बात बाकी हैं। मैं उस पे आता हूं सर, इस पे पहले ले रहे हैं ना फिर। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 30,000 बोगस वोट है, मतलब काउंटर फाइल पे ना तो स्टैंप है ना दस्तखत है, लिहाजा वो वोट तो गिनने ही नहीं चाहिए थे और वो डब्बे में गिने हैं। वो किसको पड़े वो अलग बातें करें, इस पे ही इलेक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। ये 122 मैं खुसूसन इस हल्के के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा कि दिस इज बिटवीन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, और मैं कमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान के हल्के जितने पाकिस्तान के हलकों में, ये तो 30,000 कह रहे हैं, मुझे कराची में एक हलका खुला NA 258 मलिर वाली, उसमें 80,000 वोट जाली थे। 80,000 जो वेरीफाइड नहीं, थंब इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ। वो वेरीफाइड नहीं हुए थे। अब जब आप देखें, जब थंब इम्प्रेशन वेरीफाइड नहीं हुए तो फिर वोट कहां से कह रहे हैं ना कि इंक का मसला है, इंक का मसला कैसे होगा? फिर आपने क्यों ये चीज रखा? आप फिर थंब इम्प्रेशन रखते ही नहीं। आप फिर नाजरा वाले कहते ही नहीं कि जी हमारे पास आप कोई भी थंब इम्प्रेशन लेकर आए, हम बता देंगे कि ये बंदा किधर रहता है। तो ये सब एक, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली बहुत हुई, हम भी मानते हैं इस बात को। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, जो मुतालबा ये कर रहे हैं तरीके से। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए क्योंकि पंजाब में अगर 11 बजे मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, और सिंध के अंदर, जहां पर इंटीरियर सिंध के अंदर टमाटर और आलू जो है वो वहां पर लोगों को, कैंडिडेट्स को मारे गए हैं, वो उस हल्के से जीते हैं लाखों वोट लेकर, तो धांधली तो हुई है। अब जीतने वाले भी जो है, मैं तो कहता हूं मेरे साथ भी धांधली हुई, क्योंकि मुझे जितना वोट मिलना चाहिए, नौबत नहीं आनी चाहिए कि फिर सड़कों पर आए। इससे पहले जुडिशियल कमीशन का काम हो जाना चाहिए। जी तारिक अजीम साहब, आपने आर्गुमेंट सुना था आरिफ अलवी साहब का, कह रहे हैं NA 122 में तो साफ पता है कि 30,000 वोट जो है वो बोगस वोट है। इनके रिप्रेजेंटेटिव शुएब सिद्दीकी साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक तरीकाकार वज़े किया गया जिसको उन्होंने एग्री किया, साइन किया। जो वोट जो थे या जो बैलेट पेपर जो थे उनको उन्होंने अलहदा कर दिया, बाद में काउंटिंग हुई। अगर ये काउंटिंग को नहीं मानते तो वो अलहदा बात है, वो इसकी बड़ी एक वजह है। चूँकि ये हार गए हैं और अय्याज सादिक साहब के वोट 135 ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इस पे आ रहे हैं कि जी उस पे ना जाएं, बात पे वोटिंग की या काउंटिंग की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं कि जी काउंटर फाइल पे वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने साइन नहीं किए या स्टैंप नहीं किए। मुझे बताइए कि जाके जो क्लीन बैलेट पेपर जाके जिस बंदे को दिया गया है, उसने जाके जब डाल दिया है जाके अपने बैलेट बॉक्स में, तो उसको क्यों हम महरूम कर रहे हैं उस हक से? अगर उसने कोई इरेगुलरिटी की है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसने स्टैंप नहीं की किसी वजह से, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि टाइम ख़त्म होने वाला है, 15 मिनट रहते हैं उसके बंद होने में, पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन लगी हुई है, तो हमेशा होता है कि लोग जाके कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। अब उसमें अगर किसी जगह पे रह गया है तो उसमें इरेगुलरिटी को आप उसमें ये नहीं कह सकते कि वो सारे का सारा वोट जो है वो बोगस है, ये जाली है वो वोट। ठीक है, अब ये तो एक इरेगुलरिटी है, उस पे जाके। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चलूं कि अभी तो इलेक्शन, अभी एक सेकंड मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि अगर अभी तक नहीं देखिए, मुझे प्लीज खत्म कर लें दे। देखिए, अगर आप कह रहे हैं अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, कमीशन ने रिजल्ट नहीं दिया, आप ये जानबूझ के इतनी हाइप क्रिएट करके उनके रिजल्ट पे आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिसीजन को, ये बड़ी बुरी बात है। आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है, क्या कहते हैं और डिसीजन क्या आता है उनका। आप उस पर वेट नहीं करना चाहते, पहले से आपने कर दिया है। मेरी बुरी बातों की तो के ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि इलेक्शन खराब होना ही बहुत सबसे बुरी बात है। मगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो जज ने ऑर्डर किया था वो काउंटिंग नहीं ऑर्डर की थी, लिहाजा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जज ने ऑडिट ऑर्डर की थी। ऑडिट का मतलब काउंटर फॉइल देखो, फॉर्म 14-15 देखो, काउंटिंग नहीं ऑर्डर की थी। मगर चलो काउंटिंग, तो फिर काउंटिंग हुई क्यों? काउंटिंग हुई क्यों? आपने एग्री क्यों किया काउंटिंग? मैं 3 पॉइंट बता दूं, आप काउंटिंग में हार गए हैं तो आप इस चीज को रेज कर रहे हैं। तो सुन ले, 3 पॉइंट मैंने देने, 3 पॉइंट बड़े सिंपल से देने। फॉर्म 14-15 16 100 पोलिंग स्टेशन से मिला ही नहीं है। अच्छा, और रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 पोलिंग स्टेशंस के ऐसा नतीजा दिया और अटेस्टेड दिया, एक में कुछ लिखा कौन जीत रहा है, एक में लिखा कोई और जीत रहा है। यार एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, अलवी साहब आल लेने दीजिए, डिसीजन तो आल लेने दीजिए ना, आल लेने दीजिए डिसीजन को। आप पहले से प्री जज कर रहे हैं सारी चीजें। अच्छा, वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस क्यों किया आपने? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने इन्फ्लुएंस किया तहकीकात को। जनाब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मजबूर आदमी हूं, मैं तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, ये हुकूमत में रहते हुए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरी एक बात आखिरी सुन लीजिए, मैं कहता हूं जुडिशियल कमीशन पर बहुत बड़ा डिबेट है,
मैंने तारिक अजीम साहब को पिछले शो में हम बैठे थे, तो मैंने तारिक अजीम साहब को मशवरा दिया था कि एक ही टर्म ऑफ रेफरेंस दे दें जुडिशल कमीशन को, आर्टिकल 218(3) आइन का, दैट शुड बिकम द टर्म ऑफ रेफरेंस। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बस ये दे दें जुडिशल कमीशन को कि अगर फ्री एंड फेयर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम घर जाते हैं। साहब, अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बना तो सड़कों पे निकलेंगे तहरीक इंसाफ फिर, और इस वक्त के हालात हम सबके सामने हैं। ये तो नहीं होगी, लेकिन इसको अफाम तफहीम से हल करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल जी, सबकी इनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। हम कहते हैं कि ये ड्रैग ना करें मैटर को। हमने जो 13 अगस्त को खत लिखा था, जितने भी इल्जाम थे इनके, जो जो इन्होंने कहा था, खा इन्होंने कहा जी कि इफ्तिखार चौधरी साहब मिले हुए थे, खा इन्होंने कहा जी कि MI का ब्रिगेडियर जो था इन्फ्लुएंस कर रहा था, खा इन्होंने कहा जी 35 पंचर लग गए हुए थे, ROs का इलेक्शन था। मैं कहा जो भी इन्होंने कहा था, हमने कहा जी सब पे तहकीकात की जाए और बताया जाए कि अगर बाई डिजाइन ये हुआ है सारी चीज हमें जितवाने के लिए, तो आप डिसीजन दें। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो भी इल्जाम हैं, और भी 2-4 इल्जाम कहना चाहते हैं वो लगा दें उसमें। हम कहेंगे उनको कि ये सारी चीजें जो भी इल्जाम है इमरान खान साहब के, उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया जाए। हमने खत में लिख दिया, आप खत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जो जो इल्जाम लगाए इमरान खान साहब ने उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर ये प्रूव होता है कि बाय डिजाइन ये सारा कुछ किया गया है हमें जिताने के लिए, तो हम वी विल एक्सेप्ट के लिए धांधली हुई है। मैं कहां से लाऊंगा प्रूफ करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने और नजम सेठी ने इकट्ठा बैठ के इल्जाम लगाने से पहले भी सोचा? हाँ ना, वीडियो नहीं, प्रिजम्पशन है, मेरी आंख चोरी हुई है, मैं इल्जाम भी ना लगाऊं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखें आप, मैं इसलिए आपको बार-बार हम कहते हैं आप जितने भी इल्जाम लगाए हैं उसको कमीशन के बना देती और बना दे, उसमें आगे आने वाले इलेक्शन में उसके बारे में सोचे। इलेक्शन रिफॉर्म्स हम घर जाएं, नहीं करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, और इसमें देखें इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। आप जिस काउंटर फॉइल की बात कर रहे हैं, आपके जो वोट है उसके ऊपर तो उसका काउंटर फॉइल का नंबर ही नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो काउंटर फॉइल जो है किधर यूज हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें, 30,000 वोट ऐसे पड़ गए। आपको पता है कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आया, शायद उस मीटिंग में आप भी थे, पता नहीं, वो मशीन है इस साइज का, उसको देखते ही सब ने रद्द कर दिया कि ये तो बहुत आसानी से रिग्ड हो सकता है। कोई तरीका नहीं, वो इतना सिंपल था उसको रिग करना। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सोचे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान में, ताकि सबकी शिकायतें दूर हो। धरना करेंगे फिर डॉक्टर साहब इसी तरह इमरान खान ने जवाब दे दिया। धरना का इमरान खान ने कहा है कि धरना हम नहीं देंगे। अब तो उनकी और मसरूफियात भी बढ़ जाएंगी कुछ दिनों बाद। अब तो माशाल्लाह आपको पता है ना कि वो घर में ज्यादा टाइम देंगे। ये मैं ये चाहता हूं कि इस बात को उनकी शादी के मामले को शादी की बात ही किसी, मगर मैं ये कह रहा हूं, आपने खुद कहा मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि धरना नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देगी तो ये जिस तरह से बहुत सारे मामलात के अंदर आर्मी को मामलात यील्ड किए हैं इन्होंने, ये सियासी मामलात को खराब करेंगे तो हुकूमत का सारा मामला इनको यील्ड करना पड़ेगा। ठीक है अलवी साहब, इसमें अगर मगर पे ना जाइए, अगर मगर पे ना जाइए, जो हम कह रहे हैं प्लीज अपनी ड्रैग ना कीजिए अपने फीट, लेट द कमीशन बी फॉर्म, बस उन पे रहने दीजिए आप। हाँ ठीक है, आर्टिकल 218(3) आइन का, उसके ऊपर मैं जनाब आते सारी ये पढ़ा है आके आपकी बात जो आपने की थी, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, वो डायलॉग डिस्कशन जो है हुकूमती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के दरमियान एक दफा फिर रुक चुकी है, और कोई जवाब नहीं आया हुकूमत की जानिब से। जो आखिरी प्रपोजल दिया था तहरीक इंसाफ ने, और कहा था जितनी लचक हमने दिखानी थी दिखा दी। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।